Welcome to my channel History Dreamer. Today we will study about British conquest for Bengal, battles of Plassey and बक्सर। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट एंड हॉट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो ब्रिटिश का कंक्वेस्ट जो हुआ था बंगाल का, बंगाल को ऑक्युपाई किए थे ब्रिटिशर्स। और कौन सा युद्ध हुआ था, जो कि फर्स्ट युद्ध था, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का फर्स्ट फाउंडेशन वार था। तो वो है बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद बक्सर हुआ था, देन दीवानी पावर उनके हाथ को चला गया था, जो ब्रिटिशर्स के हाथ को चला गया था। तो इसके बारे में हम लोग जानने के पहले पहले हम लोग थोड़ा सा जानना है हमको बंगाल का हिस्ट्री। तो बंगाल का हिस्ट्री ये है कि जब जो भी मुगल रूलर आते थे वो अपने अपने प्रोविंस को डिवाइड करते थे। अपना जो एम्पायर था उसको बहुत सारे सूबा में डिवाइड करते थे, और जो द हेड ऑफ सूबा दे वर कॉल्ड एज सूबेदार एंड गवर्नर। तो उन उसमें जितना सारा सूबास था, आउट ऑफ सूबास में बंगाल एक सूबा था। तो बंगाल में अलीवर्दी मुर्शिद कुली खां वो शासन किए हैं, देन अलीवर्दी खां शासन किए। उनके बाद इनका नाती जो कि सिराजुद्दौला शासन किए। उनके टाइम में ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो हम लोग पहले देखेंगे। तो ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, जब औरंगजेब का डेथ हुआ इन 1707 में, तो तब मुर्शिद कुली खां जो थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के हिसाब से डिक्लेयर कर दिए। तो उनका डिक्लेरेशन के बाद तो बहुत सारे रूलर्स जो कि शासन करते गए। तो 1757 या 56 के टाइम में सिराजुद्दौला, जब अलीवर्दी का डेथ हुआ, तो सिराजुद्दौला जो कि उनके तीन बेटी थे, तीन बेटियों से एक बेटी का बेटे को तो उस सिंहासन में बिठाए। तो उनके जेलस ये जो दो मौसी थे वो भी जेलस हुए। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स था उनके आगे, सिराजुद्दौला के आगे। सिराजुद्दौला को तब उनका ईयर्स उनको हो रहा था, उनका जो एज था 17 ईयर्स एज ओल्ड थे। तो ओल्ड के एज थे, तो जो कि 17 ईयर्स के ओनली थे। तो उनके लिए थोड़ा जो अपना एम्पायर को संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आ गए थे। ब्रिटिशर्स, और यहाँ पे और भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि याद रखना है, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के पहले और एक बड़ा सा युद्ध हुआ था, उसको बोला जाता था कर्नाटिक वार। कर्नाटिक वार। तो वो वार तीन हिस्सों में हुआ था। एक होता फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार। वो जो कर्नाटिक वार को एंग्लो फ्रेंच वार भी बोला जाता है, जो यूरोपियंस आए थे उनके खुद का जो भी उनका था ट्रेड एंड कॉमर्स को स्प्रेड करने के लिए उनके बीच में दरार आ गया। तो फ्रेंच वाले और ब्रिटिशर्स उनके बीच में एक फाइटिंग हुआ। तीन बार फाइटिंग हुआ, जो वार हुआ, तो उसमें ब्रिटिशर्स ही जीत गए। तो ये जब जीत गए, तो यहाँ पे जो थे, जो भी मुगल रूलर था और जो भी सूबेदार थे, उनके मन में एक डर आ गया कि ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल आए हैं, तो हमारे एम्पायर को भी कुछ थ्रेटनिंग दे सकते हैं। हमारा एम्पायर के लिए भी एक प्रॉब्लम है और हेडाक है। तो उनके मन में थोड़ा सा डर भी आ गया था। तो वहीं मुगल के जो रूलर थे शाह आलम सेकेंड थे, ठीक है, शाह आलम सेकेंड थे। तो ये पहले जानना है, बाद में हम लोग देखते हैं। बंगाल इन 17 एंड 18 सेंचुरी, ये यहाँ पे उसका डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं पहले क्या है बंगाल का इंपॉर्टेंस, क्या है, व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ बंगाल, व्हाई द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया टू ऑक्युपाई द बंगाल, एंड व्हाट वाज द बेनिफिट्स, व्हाट वाज द प्रॉफिट्स ऑफ देम। तो ये पहले देखना है। तो ड्यूरिंग मुगल पीरियड के टाइम में क्या था, बंगाल वॉज मोस्ट फर्टाइल लैंड था, फर्टाइल उर्वर मिट्टी था, जहाँ पे बहुत सारा फसल हो रहा था। रिचेस्ट प्रोविंस था, सबसे रिचेस्ट जितना सारा प्रोविंस था, सब प्रोविंस से सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था बंगाल द मुगल एम्पायर के टाइम में। इंक्लूडेड प्रेजेंट डे, जो कि वो कौन सा जगह को मतलब इंक्लूड करता था, बांग्लादेश, जो कि अभी का बांग्लादेश है, जो कि जिसे बोला जाता था ईस्टर्न बंगाल। तो अभी जो है बिहार, देन फिर स्टेट ऑफ बिहार। तो इतना सारा एरिया को कवर करता था, कौन सा, जो कि बंगाल। तो अभी देखते हैं, द अथॉरिटेटिव पावर्स ऑफ प्रोविंस ले इन द हैंड्स ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। जितना सारा अथॉरिटेटिव पावर्स था प्रोविंस का, वो नवाब के हाथ में रहता था। जो कि नवाब किसे बोला जाता था, जो कि वहाँ के जो भी सूबेदार थे, सूबेदार के बाद जो नवाब सब बने, तो नवाब जो थे, नवाब के हाथ में पूरा अथॉरिटेटिव पावर्स उनके हाथ में रहता था। तो फिर देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या था, बंगाल का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या था। तो ये आप इसका जो नोट्स आप पॉज करके वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको पढ़ने के टाइम में नोट्स बना सकते हो, जो कि आपका हर एग्ज़ाम में काम देगा। और ग्रेजुएशन में इलेक्टिव पेपर भी है और ग्रेजुएशन का पेपर भी है।
तो फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे जब आप समझ जाओगे तो पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो बंगाल हेल्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स फेमस टेक्सटाइल, क्यों के लिए, कौन सा चीज़ के लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस था बंगाल का, एक है टेक्सटाइल के लिए और सिल्क के लिए और सल्टपीटर के लिए, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बंगाल टू यूरोप, जो एक्सपोर्ट हो रहा था यूरोप, बंगाल से यूरोप को, वो था सल्टपीटर था, राइस था, इंडिगो था, पेपर था और शुगर था, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, एवरीथिंग। तो जो उनका इम्पोर्टेंट था, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था, जो कि उसका मार्केट वैल्यू और प्राइसेस बहुत ज़्यादा था और उनको जो फ़ायदा दे रहा था, तो ये सब चीज़ जो कि बंगाल से एक्सपोर्ट होता था, तो ये बहुत बेनिफिट था, उनको अट्रैक्ट किया कि बंगाल में जब हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर द ब्रिटिश, तो बंगाल के लिए क्या, बंगाल ब्रिटिश के लिए क्या इंपॉर्टेंट था। तो बंगाल बिकेम द फर्स्ट किंगडम टू बी ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी कैरिड ए प्रॉफिटेबल ट्रेड विद दिस प्रोविंस। तो ये लोग क्या कहना, पहला जो सबसे पहला प्रोविंस था जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में गया था, तो वो था बंगाल। तो वहाँ पे वो ट्रेड एंड कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किए। द एनर्मेस रिसोर्सेस ऑफ बंगाल केम इन हैंडी फॉर फाइनेंसिंग द ब्रिटिश एक्सपांसन। तो ब्रिटिश का एक्सपांसन के लिए बंगाल से ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस मिला। नियरली 60% ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम एशिया कंसिस्टेड ऑफ गुड्स फ्रॉम बंगाल। जितना सारा 60% का जो ब्रिटिशर्स का जो इम्पोर्ट्स था फ्रॉम एशिया से, जितना सारा इम्पोर्ट्स था एशिया से, तो वो था ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल से था। ठीक है, 60%, मतलब 100 से 60% ओनली फ्रॉम बंगाल। मतलब पूरा एशिया को जब हम लोग देखेंगे, एशिया में फिर इंडिया है, इंडिया से फिर बंगाल। ठीक है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता एंड एस्टैब्लिश ब्रिटिश कमर्शियल सेटलमेंट इन 1690। तो ये आपको पता है 1707 में जब औरंगजेब का डेथ हुआ, तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ये तो औरंगजेब का डेथ तब आया, तो इसके बाद से वो लोग पॉलिटिकली इंटरफेयर करने के लिए उनका इंटरेस्ट आएगा, जिसकी वजह से 1757 में वो लोग फाइटिंग किए थे। तो ये अभी बताना नहीं चाहिए, तो ये बाद में देखोगे। तो यहाँ पे देखो, तो 1690 में वो लोग, उनके 1600 में आए थे वो लोग। तो आफ्टर 1600 के बाद वो बहुत सारे, भारत के बहुत सारे जगह में, जैसे कि गुजरात में, मछलीपट्टनम में, ये सब जगह में, बहुत सारे जगह में वो लोग अपना फैक्ट्री बनाए। बट यहाँ पे जो बनाई 1690 के आसपास में बनाए थे। उसके बाद इसके द्वारा अट्रैक्टेड हुए। जब वो पहले जब पा लेते थे बंगाल, वो और भी कितना सारा मतलब क्या क्या कर देते। तो फिर देखते हैं, द कंपनी पेड द सम ऑफ 3000 पर annum टू मुगल एम्पर हु अलाउड देम टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। जो बंगाल में फ्रीली ट्रेड करने के लिए वो लोग फरमान लिए थे, कहाँ से, बंगाल के जो मुगल के एम्पर के पास से, और उनको मंथली देना पड़ता था, अनवली अनम, तो 3000 देना पड़ता था, किसको, मुगल एम्पर को। इन कंट्रास्ट द कंपनीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बंगाल वेयर वर्थ मोर देन 50,000 पर annum। मतलब लेकिन ये लोग देते थे 3000, बट वो लोग लेते थे कितना ज़्यादा, 50,000 पर annum डॉलर। इतना सारा पैसा लेते थे, मतलब इतना सारा उनको फ़ायदा होता था। फिर भी इतना फ़ायदा होने के बावजूद भी वो बोले कि 3000 क्यों देंगे हम लोग। तो उसके लिए तो चाहे कि हम लोग जब पूरा बंगाल को जब ऑक्यूपाई कर लेंगे, हमारा एक्सपेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कन्फ्लिक्ट्स अमंग द नवाब्स एंड ब्रिटिश, द स्पेशल प्रिविलेज एंजॉयड बाय द ब्रिटिश कंपनी was strongly opposed by the नवाब ऑफ बंगाल as meant to huge लॉस टू द प्रोविंशियल एक्सचेकर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन 1717 जब फारूक सियार शासन कर रहे थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईयर्स सब जितना इम्पोर्टेंट है, तो वो देखो आप 7 में आ रहा है। जैसे कि 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब, 1717 में पावर मिला कि आप ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हो भारत में। जब उनको यहाँ पे फरमान नहीं मिलता तो वो लोग भारत नहीं आते। तो यहाँ पे 1707 में जो कि फरमान मिला, इंडिया के मतलब जो भी हिस्सा हो, कोई भी हिस्सा में आप लोग फ्रीली ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हो। और 1757 में क्या हुआ, वो लोग का फाउंडेशन बैठा, और 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि सिपोही म्यूटिनी हुआ। तो ये 7 का लिंक बहुत बड़ा खतरनाक है यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है,
तो 1717 में जो हुआ था, जो भी उनको फरमान मिला था, अकॉर्डिंग टू दैट दे वर ट्रेडिंग ऑल ओवर द इंडिया फ्रीली। ठीक है, फ्रीली ये करते थे। तो फ्रीली तो करते थे, ये सही है, बट वो ये फरमान को और भी अलग अलग कंपनी को दे देते थे, क्योंकि तुम भी करो, मतलब उसका मिसयूज़ करते थे, जिसकी वजह से बंगाल के नवाब उनको बहुत बुरा लगा, बोले कि हमारा बहुत ह्यूज लॉस हो रहा है, तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो उन लोगों को अपोज किया गया। जब अपोज किया गया और फोर्टिफिकेशन भी वो लोग करने लगे, हर जगह में फोर्टिफिकेशन करने लगे। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है वो, मतलब अपने को अपना ट्रेड एंड कॉमर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो लोग फोर्ट को बना के उसको फोर्टिफिकेशन करने लगे, बहुत सारे जगह को वो लोग घिरावट करने लगे। तो ये सब चीज़ को उनको रुकावट जब पैदा हुआ, तो वो लोग क्या किए ना, उनको गुस्सा आ गया। जो कि बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, वो बहुत यंग एंड एनर्जेटिक थे, तो उनको बहुत वो मना करे, बोले कि यहाँ पे मत करो। तो वो लोग नहीं माने, तो फ्रेंच लोग मान लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं माने, तो उनको फाइट करने के लिए मन हुआ। तो या कंसिक्वेंटली द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट एंड द बंगाल गवर्नमेंट बिकेम द चीफ कॉज फॉर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। तो दोनों के बीच में इसलिए फाइटिंग हुआ, जो फ्रिक्शन प्रॉब्लम जो हो गया ना, तो ये उनका बात नहीं माने, तो उनका मन में एक बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि बोले कि ये लोग बाहर से आके और हमारे देश में ऐसा ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं और फिर हमारा बात भी नहीं मान रहे हैं। तो आज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ ना, ब्रिटिश फेल्ड ए नीड ऑफ ए पपेट। तो वो लोग चाहे कि जब हम लोग बंगाल को जब ले लेते, तो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छे से चलेगा और हमारा टेरिटोरियल एक्सपांसन भी होगा। तो और पपेट भी एक चाहिए। पपेट मतलब एक गुड्डा, हम जो बोलते हैं ना, गुड्डा गुड्डी का खेल, मतलब वो एक ऐसा कोई पुतली हो जाए कि जो कि उनके इशारों में नाचे। तो उसको चाहे, वो बोले कि ऐसे कोई मिल जाता क्या। तो वो तो ढूंढते ढूंढते उनको मिल भी गया। तो क्या किया ना, एज ए रिजल्ट तो वो पपेट नीड किए एज ए नवाब ऑन द थ्रोन ऑफ द बंगाल टू विलिंगली गिव देम ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस एंड एस्टैब्लिश देयर इनडायरेक्ट बट अल्टीमेट पावर इन द प्रोविंस। पूरा अल्टीमेट पावर्स प्रोविंस में एस्टैब्लिश करने के लिए दे नीडेड पपेट। तो ढूंढ रहे थे कोई पपेट मिल जाता, जिसकी वजह से वो लोग उसको इशारे में नचाते और खुद का काम करते चलते। तो ऐसे ही उनको मिला। तो यहीं पे देखते हैं हम लोग बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हो रहा है, और कैसे होगा उसका कुछ कॉज हम लोग पढ़ते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757 इन द प्लासी, जो कि प्लासी एक रीजन है, वेस्ट बंगाल का एक रीजन है, जहाँ पे एक फाइटिंग हुआ, एक मतलब बैटल हुआ, जो कि ईस्ट हाँ, भागीरथी रिवर के पास। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा पढ़ सकता है, बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे हुआ, कौन से जगह में हुआ, और कौन सा स्टेट में है वो, और कौन सा रिवर के पास। द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, जो इसके जो ट्रूप्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रूप्स थे, वो रॉबर्ट क्लाइव के मतलब लीडरशिप में आए थे। और जो थे, जो सिराजुद्दौला द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंड्स आलिश, तो वो फ्रेंड्स के, क्योंकि फ्रेंड्स उनका बात मान लिए थे, तो फ्रेंड्स के साथ वो दोस्ती बना के फ्रेंड्स के कुछ जो थे आलिश थे, मतलब जो कि उनके ट्रूप्स थे, उनके साथ इसका ट्रूप्स मिल के वो दोनों आए फाइटिंग करने के लिए अगेंस्ट द रॉबर्ट क्लाइव। बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग। तो क्या हुआ था वहाँ पे, बैकग्राउंड क्या है हम लोग देखते हैं। सिराजुद्दौला द दीदेन नवाब ऑफ बंगाल, जो कि उस टाइम के दीदेन मतलब उस टाइम के बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला सक्सीडेड हिज ग्रैंडफादर अलीवर्दी खान। मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ कि अलीवर्दी खान के डेथ के बाद ही इनका ये पावर को आए थे, कौन, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला कौन थे, उनके नाती थे, उनकी एक बेटी का बेटा थे। अलीवर्दी खान वाज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। वो कहाँ के थे, बिहार के। तो वहाँ पे तब क्या था, बंगाल बिहार उड़ीसा एक जगह था। हाँ, तो बिहार के हु अज्यूम द थ्रोन आफ्टर द किलिंग ऑफ सरफराज खान एंड इनकैपेबल सन ऑफ मुर्शिद कुली खान। मैं आगे से बोली हूँ कि पहले मुर्शिद कुली खान थे, उनके बाद अलीवर्दी खान, उनके बाद जाके सिराजुद्दौला आए थे। तो मुर्शिद कुली खान के बेटे भी आए थे शासन को, जो कि सरफराज खान थे, तो उनको मार दिए थे कौन, मुर्शिद कुली के बेटे सरफराज खान को अलीवर्दीन खा मार कर गद्दी में बैठे थे। देन वो उनके नाती को बैठाए थे। ठीक है, उनका हिस्ट्री है ये। तो सिराजुद्दौला वॉज सराउंडेड, वो बोलते हैं ना, जब मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो सिराजुद्दौला वॉज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ राइवल्स इन हिज कोर्ट हु हेल्प द ब्रिटिश इन विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो जो सिराजुद्दौला थे, तो उनके कोर्ट में ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि वो चाहते थे ब्रिटिशर्स को जिताने के लिए, वो पसंद नहीं करते थे सिराजुद्दौला को। तो वो लोग चाहे कि वो क्या कहना, कंस्पिरेसी स्प्रेड की, जो बोलते हैं षड्यंत्र एक बनाए, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ और सिराजुद्दौला को हराने के लिए।
इवेंट्स प्रेसिडिंग द बैटल्स, कौन सा इवेंट्स ऐसे जो कि प्रेसिडिंग किया तो बैटल को, द ब्रिटिश विक्ट्री इन द कर्नाटिक हैड ऑलरेडी मेड सिराज अप्रहेंसिव ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर बढ़ रहा है बोल के सिराजुद्दौला को ऑलरेडी पता चल गया था, इसलिए तो वो स्टॉर्न डिसीजन लिए कि उनको मतलब ख़त्म करने के लिए। तो वो क्यों ना, कर्नाटिक वार में जो आपको बोली 3 कर्नाटिक वार हुआ जिसमें कि फ्रेंच की रिवेलरी, जो फ्रेंच को जब वो हटा दिए तो उनको पता चल गया फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों यूरोपियन पावर है और बहुत बड़े पावरफुल है, तो उनको जब वो हरा दे सकता है तो हम लोग इंडियंस क्या है, तो हमको भी वो हरा सकते हैं। तो उसके लिए उनके दिल में एक डर पैदा हो चुका था ऑलरेडी। तो मोर ओवर द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी मेड रैम्पेंट मिसयूज इट्स ट्रेड प्रिविलेज दैट एडवर्सली अफेक्टेड द नवाब्स फिनेंसेस। तो नवाब क्यों गुस्सा हुए थे, क्योंकि वो जो उनको जो फरमान दिया गया था, जो उनको ऑर्डर दिया गया था, वो ऑर्डर का मिसयूज़ किए, जिसकी वजह से नवाब का फिनेंसेस में बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए ही उनको मतलब समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो इसलिए उनको मना किया गया कि तुम लोग फोर्टिफिकेशन मत करो और तुम वो फरमान को लौटा दो और फरमान का हिसाब से कुछ काम मत करो, क्योंकि फरमान वही ब्रिटिश मुगल एम्परर दिए थे और हम लोग अभी मना कर रहे हैं, तो तुम दे मतलब वो मत करो। तो वो माने नहीं, तो इसलिए सिराजुद्दौला गुस्सा हो गए। तो ब्रिटिश अल्सो कन्फ्लिक्ट फोर्टिफाइड कलकत्ता, तो ब्रिटिश इनका बात ना मान के कलकत्ते में फोर्टिफाइड करने लगे विदाउट द नवाब्स परमिशन के बिना, व्हिच द नवाब टूक ऑन इग्नोरेंस टू हिज सवरेन पावर। तो इनको बहुत ब्रिटिश जो ये थे नवाब थे, उनको बहुत गुस्सा लगा। नवाब सोचे कि मेरा सवरेन पावर को ये मान नहीं रहे हैं, इसका मतलब मेरा इज्जत कुछ नहीं है, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो द इन्फ्यूरिएटेड नवाब, गुस्से वाले नवाब, जो कि मार्च टू कलकत्ता ऑक्यूपाइड फोर्ट विलियम इन 1756। ये बहुत बड़ा भूल था किसका, सिराजुद्दौला का। वो अकेले जाकर फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिए। फोर्ट विलियम जो कि इट वॉज बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स। तो बंगाल का जो फोर्ट सबसे बड़ा और सबसे कीमत वाला जो फोर्ट था, वो फोर्ट था फोर्ट विलियम। तो इसको वो जाके ऑक्यूपाई कर लिए, कौन, सिराजुद्दौला। करने के बाद शॉर्टली आफ्टर फोर्ट विलियम सरेंडर ऑन जून 20 175 सिराज confined 146 British prisoners in a small dungeon in Calcutta, out of which 123 prisoners died ऑफ सफोकेशन। तो ये जब वो गए फोर्ट विलियम को कैप्चर करने के बाद, वो क्या किया ना, एक छोटा सा रूम में 175 लोगों को अंदर एंट्री करा दिए, भर्ती करा दिए। तो ये जब भर्ती करा दिए बहुत, क्योंकि सफोकेशन का प्रॉब्लम होगा, इतना छोटा रूम में इतने सारे लोग, तो उससे पता चला, ये झूठ भी हो सकता है, बहुत सारे हिस्टोरियन बोले हैं ये झूठ है, क्योंकि ये जानबूझ के मतलब ब्रिटिशर्स उसको रंगीन किए हैं, मतलब उसको एग्जैगरेट किए हैं, बट वो जो भी हो, बट ये बहुत गलत है कि 175 से 146 सिर्फ प्रिजनर्स, 175 से, सॉरी ये हो गया 146 को, और जब एंट्री करा दिए 123 प्रिजनर्स डाइड हो गए, मर गए, 123 का डेथ हो गया। इट इज़ फेमसली नोन एज ब्लैक होल कलकत्ता। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोला जाता है इसको, और ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता भी बोला जाता है। इसे याद रखना कौन किया था और कब किया था। तो 1756 में फोर्ट विलियम को कैप्चर किए कौन, सिराजुद्दौला, और उसके बाद उसमें 146 लोगों को एंट्री करा दिए, तो उसमें 123 का डेथ हो गया, और ब्लैक होल ट्रेजेडी उसे बोला जाता है। दिस इवेंट ब्रॉट द हॉस्टिलिटी ऑफ द ब्रिटिश इन द ओपन। तो वो लोग का बीच में जो भी था ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस वर्सेस सिराजुद्दौला, जो भी था उनके बीच में, बट ये बहुत बड़ा ये जो इंसिडेंट हो गया, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया ब्रिटिशर्स को। तो वो बुलाए कि रॉबर्ट क्लाइव को बुलाए, तो आजा यहाँ पे फाइटिंग करना है एक मुगल मतलब एक इंडिया के रूलर के साथ फाइटिंग करना है। तो अराइवल ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव फॉलोइंग दिस ट्रैजिक डिफीट ऑफ द ब्रिटिशर्स बाय द नवाब ऑफ बंगाल। तो इनका डिफीट हो गया ना, मतलब हार गई, ब्रिटिशर्स हार गई, कहाँ पे, इनके पास हार गई, सिराजुद्दौला के पास। उनको बहुत इंसल्ट फील हुआ, तो वो क्या किया ना, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाकर, तो रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट फ्रॉम मद्रास तो ब्रिटिश बाय द नवाब ऑफ द बंगाल स्ट्रॉन्ग, रुको, स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट फ्रॉम मद्रास टू ओवरथ्रो। मद्रास से उनको भेजा गया कहाँ पे, बंगाल को, ओवरथ्रो नवाब एंड स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पोजीशन इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिश पोजीशन को एस्टैब्लिश करेंगे और ये नवाब का पावर को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो ये सोचकर उनको भेजा गया कहाँ से, मद्रास से कलकत्ता।
द डिसकंटेंट फॉलोअर्स ऑफ द नवाब, नवाब के डिसकंटेंटेड जो फॉलोअर्स थे सच एज मीर जाफर एंड अदर बंगाली जनरल्स वेयर ब्राइब टू फोर्ज एन अलियंस विद द ब्रिटिश। मतलब उन लोगों को ब्राइब दिया गया, जो कि उनको मतलब यहाँ पे करप्शन हुआ, यहाँ पे ब्राइब दिया गया, जो कि जनरल्स जो थे और जो भी बंगाली जनरल्स थे और मीर जाफर जो कि उनका सैनिक दल का सेनापति था, तो वो बोले कि इन लोगों को ब्राइब दे दिए, बोले कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला। और मीर जाफर को बोला कि तुम राजा बनोगे। मीर जाफर ए किंग ऑफ सिराज वॉज प्रोमिस टू द थ्रोन इन रिटर्न ऑफ सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा तो ब्रिटिशर्स उसको ही राजा बनाएंगे। तो उसका वो पूरा लोभातुर बन गया, तो उसके वजह से तो क्या हुआ यहाँ पे कोर्स ऑफ वॉर, तो वार में क्या हुआ यहाँ पे देखना है आपको। तो वो कंस्पिरेसी बना लिए, तो सिराजुद्दौला को अभी तक पता नहीं है कि उनके बीच में कंस्पिरेसी बना है। The Clive's army was confronted by the Nawab's army at Plassey along with the French soldiers on the other side। तो ये पता है कि क्लाइव आ गए एक आर्मी को लेके, एक तरफ उनका आर्मी आ गए और दूसरे तरफ किसके आर्मी आ गए, इनके फ्रेंड्स के आ गए और उसके साथ प्लस सिराजुद्दौला के आ गए। तो आने के बाद क्या हुआ ना, नवाब्स आर्मी थे, जो नवाब के जो आर्मी थे तो वो थे कितने, 50,000। सोचो 50,000 कितना सारा, 50,000 आ गए। ठीक है, कहाँ पे 50,000 आ गए, यहाँ पे चला गया। ठीक है, 15,000 आ गए। तो यहाँ पे आए 3,000 ओनली, क्लाइव के सिर्फ 3,000। लेकिन इतने सारे ये जब चल के चले जाएंगे तो इनका डेथ हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो कितने चालाकी से वो लोग जीत गए। तो मोरेवर मीर जाफर विद द अराउंड 1/3 ऑफ द बंगाली आर्मी, 1/3 मतलब 50,000 तो थे इनके, बट 1/3 होने के टाइम में मतलब 1% सिर्फ वन बैठे जाकर प्लाशी में पहुँचे और उनके 3,000 पहुँचे। तो यहाँ पे 1/3 को थर्ड को लेकर कौन, जो था मीर जाफर, वो लेके नहीं गया। तो लेके जब नहीं गए तो वो हार गए। अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस नवाब ट्राई टू एस्केप विथ हिज आर्मी बट वॉज किल्ड बाई मीरान द सन ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर का जो सन था मीरान, तो ये जब देखे तो कोई आया नहीं है, तो इसको पता चल गया सिराजुद्दौला को कि ये फाइटिंग, ये जो वार है ये होने वाला नहीं है, ये बैटल में हम लोग हारने वाले हैं, क्योंकि हमारे कोई लोग दल बदल दिए हैं। तो वो चले आए एस्केप होके। वो आने के टाइम में मीर जाफर का जो बेटा, वो उसको बहुत खुशी है, मेरा पापा मेरे जो फादर हैं वो बनेंगे, क्या बनेंगे, किंग बनेंगे। तो उसके लिए ये क्या किया ना, उसको मार दिए, मीरान मार दिए, मीर जाफर के बेटे मीरान वो सिराजुद्दौला को मार दिए। ठीक है, तो फिर देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या था। द बैटल इज रिगार्डिंग ए हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट for British in India. It established political and military supremacy of the British in Bengal। बंगाल में सुप्रीमासी, अपना पॉलिटिकल सुप्रीमासी भी हो गया और मिलिट्री सुप्रीमासी भी इस्टेब्लिश की, क्योंकि पॉलिटिकली तो आ गए, मिलिटरीली भी इनका जितना सारा अपने 3,000 प्लस 50,000 को अपने आर्मी के साथ मिला लिए। तो पोस्ट वार क्या हुआ, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी क्लाइव प्रोक्लेम्ड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। तो मीर जाफर को जैसे उनका प्रोमिस हुआ था तो वैसे ही मीर जाफर को राजा बना दिए। मीर जाफर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ब्रिटिश एज पर द अग्रीमेंट गेव द जमींदारी ऑफ 24 परगनास ग्रुप ऑफ विलेजेस ऑफ बंगाल टू द कंपनी। मतलब इनका प्रोमिस हुआ था, हम तुमको राजा बनाएंगे बट तुम 24 परगना हमको दे दोगे, 25 ग्रुप ऑफ विलेजेस हमको दे दोगे, किसे, ब्रिटिशर्स को दे दोगे। हाउएवर दिस कुड नॉट सेटिस्फाई द ब्रिटिश एंड कंसिक्वेंटली ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑन न्यू नवाब ऑफ बंगाल। तो वो लोग क्या हुए ना, उनको खुशी नहीं लगा। वो लोग 24 परगना लेने के बावजूद भी वो लोग कुछ डिमांड किए कि बोलो तुम और भी कुछ पैसे दो। तो मीर जाफर मना कर दिए। जब मना कर दिए तो मीर जाफर को, फिर भी मीर जाफर को भी, वो तो खुद के पावर में आने के बावजूद भी उनका भी मतलब अपना गद्दी के तरफ उनका भी बहुत कुछ मतलब लिंक है। वो भी चाहते हैं कि मैं खुद शासन करूँ, मैं क्यों उनके हाथ में पपेट होके रहूँ। तो वो क्या किया ना, जब मना कर दिए तो उनको गद्दी से हटा दिया गया। उनको गद्दी से हटाने के बाद उनका जो सोन इन लॉ थे, मतलब उनके जो दामाद से वो थे मीर कासिम। तो मीर कासिम को गद्दी में बिठा दिए। ठीक है,
मीर कासिम को गद्दी में बिठाने के बाद द बैटल ऑफ बख्शार हुआ कैसे, मीर कासिम के साथ ही बैटल ऑफ बख्शार हुआ, क्योंकि मीर कासिम भी वो भी बहुत चालाक और वो भी बहुत तंदुरुस्त इंसान थे। वो भी चाहते थे कि हम लोग के देश में वो लोग क्यों आके शासन कर रहे हैं और हम लोगों को क्यों डिफीट कर रहे हैं और हरा रहे हैं। तो लोग क्या करें, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय हेक्टर मुनरो। वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे, कहाँ पे, बैटल ऑफ बक्सर में। यहाँ पे हेक्टर मुनरो हैं बक्सर में। और द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम। तो मीर कासिम क्या किए, जब मीर कासिम गद्दी को आई, मीर कासिम को वैसे डिमांड हुआ तो मीर कासिम भी राजी हुए नहीं, वो बोले कि नहीं मैं नहीं दूंगा तुमको कुछ भी। तो मीर कासिम क्या किए ना, बोले कि वो जो भी हो, मीर जाफ़र मेरे मेरे जो ससुर हैं वो उनके साथ मिले हुए थे। मिले होने के बाद सिराजुद्दौला को हरा दिए थे, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो ये क्या किए ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो ये मिले जाकर किसको, नवाब ऑफ बंगाल क्या किए ना, जाके सिराजुद्दौला को, सॉरी यहाँ पे मीर कासिम क्या किए ना, शुजाउद्दौला के साथ मिले, नवाब ऑफ अवध। जो अवध भी एक प्रोविंस था, मैं बोली हूँ कि बहुत सारा प्रोविंस रहता था, तो ये जैसे बंगाल एक प्रोविंस है वैसे ही अवध भी एक प्रोविंस है। तो अवध के जो नवाब थे उनके साथ मिले, शुजाउद्दौला उनका नाम था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वो थे सिराजुद्दौला, ये है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के साथ मिले, बोले कि तुम हम लोग सब फाइटिंग करेंगे किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड को भी वो बोले कि तुम भी आ जाओ, तो हम लोग मिल के, क्योंकि आप एम्परर हो, हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो हम लोग मिल के ब्रिटिश के अगेंस्ट में जब फाइटिंग करेंगे तो ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, भारत छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या किया ना, फाइटिंग हुआ। तो यहीं पे बैकग्राउंड में क्या आएगा देखेंगे। मीर कासिम, ये थोड़ा मीर कासिम के बारे में बोला गया है यहाँ पे, तो देख लेते हैं मीर कासिम कैसे थे। मीर कासिम ही वॉज द एब्लेस्ड अमॉन्ग द ऑल सक्सेसर ऑफ अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के जितने सारे सक्सेसर्स थे, आउट ऑफ देम मीर कासिम जो थे ये सबसे मतलब एब्लेस्ड थे, बहुत पावरफुल थे, मतलब एबल थे पूरा, मतलब उनका डिसीजन लेने का पावर था, अच्छे से वो सब चीज़ को सुचारू रूप में मतलब परिचालन कर रहे थे। तो मीर कासिम एन एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग रूलर थे, डिटरमाइंड टू इम्प्रूव द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, बिहार को। तो क्या कहते हैं, मुर्शिदाबाद से बिहार को कैपिटल को चेंज कर दी इन 1762 में। और फिर बोले कि जो हमारा जो स्टेट अफेयर्स थे, स्टेट अफेयर्स को और भी स्ट्रेंथन बनाने के लिए वो कोशिश की। तो वो सोचे कि क्या, अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर को जब ले जाएंगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बट ये फ़ायदा नहीं हुआ। यहीं पे देखेंगे, ही रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल ट्रेजरी एंड एफिशिएंट आर्मी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस। तो वो खुद का इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए वो जानते थे कि फुल ट्रेजरी चाहिए, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए, और उसके साथ आर्मी, एफिशिएंट आर्मी होना चाहिए, तो जिसकी वजह से हम लोग ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। तो मीर कासिम regarded himself as an independent ruler which was a problem for the British as they wanted him to be puppet in their hands। तो वो लोग चाहते थे कि मीर कासिम एक पपेट होकर रहेगा उनके हैंड में, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ये एक इंडिपेंडेंट रूलर बने, लेकिन मीर कासिम चाहते थे कि मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर बनूंगा। तो टसल बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिश के बीच में एक टसल मतलब क्या, एक छोटा सा, मतलब छोटा सा क्या, एक झगड़ा स्टार्ट हो गया उनके बीच में। तो ड्यू टू द मिसयूज ऑफ फरमान ऑफ 1717, यहाँ पे भी एक इशू उठा, जो सिराजुद्दौला जैसे चाहते थे कि 1717 का फरमान को मतलब बैन कर देने के लिए, तो मीर कासिम भी सोचे कि ये ही सबसे बड़ा मूल कारण है, मतलब ये जो जितना सारा प्रॉब्लम है सबका मूल कारण है। तो 1717 का फरमान गिवन बाय द फारूक शेयर टू द ब्रिटिशर्स टू ट्रेड एंड मेक कॉमर्स इन ऑल ओवर द इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस फरमान। तो ये बहुत बड़ा इशू हुआ, तो ये लोग भी चाहे, ये जो मीर कासिम बोले कि इसको हम लोग बैन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बैन नहीं हो पाया, क्योंकि वो कभी भी ब्रिटिशर्स उनको उसको बैन करने नहीं दिए। ड्यू टू द मिसयूज ऑफ फरमान इन 1717 बाय द ब्रिटिश टू इवेट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, मीर कासिम टुक द extreme step of abolishing all duties on internal trade and benefiting his own subjects by giving the concession that British had forcefully snatched out। तो ब्रिटिशर्स जो फोर्सफुली स्नैच आउट कर लेते हैं इंटरनल अफेयर्स में, जितना ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ और जितना सारा सब मतलब टैक्सेस सब जो अदाई किया जाता था, तो वो जो फोर्सफुली जो स्नैच कर लिए थे, छुड़ा लिए थे, ले लिए थे उनके सब्जेक्ट्स के पास से, तो चाहे कि इसको रिटर्न बैक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे और भी है, दिस वॉज स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्टेड बाई ब्रिटिश एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर अदर ट्रेडर्स वॉज डिमांडेड। तो वो बोले कि तो हम लोगों को मतलब जितने सारा उनके सब्जेक्ट्स जो थे उनको जितना सारा प्रॉब्लम दिया गया है, तो उनको और भी अच्छे से ट्रीट किया जाए और उनका ट्रेड्स एंड कॉमर्स को बरकरार रखा जाए।
तो यहाँ पे द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द ट्रांजिट ड्यूटी लेट, ये याद रखना, ट्रांजिट ड्यूटी के ऊपर लेट टू द आउटब्रेक ऑफ वार्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड मीर कासिम इन 1763 में। ट्रांजिट ड्यूटी एक था जो ड्यूटी कलेक्शन किया जाता था फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ द मीर कासिम। तो वो लोग वो चाहे कि इसको रोक दिया जाए, तो इसके लिए इनके बीच में एक टसल स्टार्ट हो गया, एक झगड़ा स्टार्ट हो गया 1763 में, which रिजल्टेड इन ब्रिटिश विक्ट्रीज एट कटुआ। मतलब इसमें जब वो लोग हार गए, कौन हार गया, मीर कासिम जब हार गए तो वो क्या किया ना, ब्रिटिश क्या किया ना, बहुत सारा जगह को कन्फिस्केट कर लिया, मतलब ले गया, कटुआ को ले गया, मुर्शिदाबाद को ले गया, गिरिया को ले गया, शुट्टी को ले गया, मुंगेर को ले गया, ठीक है। उसके कासिम फेल्ड, कासिम फ्लेड टू अवध, तो अवध दौड़ के, मतलब वो फ्लेड हो गई, वहाँ को चले गए, अवध को चले गए, एंड फॉर्म में कन्फेडरेसी। मैं बोली थी अभी, अवध के राजा और शाह आलम सेकंड के साथ एक कन्फेडरेसी बनाएंगे और बैटल ऑफ बक्सर करेंगे। तो यहाँ पे हारने के बाद वो क्या कहना, कासिम चले गए अवध को, अनफॉर्म्ड ए कन्फेडरेसी विद द नवाब ऑफ अवध एंड सुजाउद्दौला एंड मुगल अम्पायर शाह आलम सेकंड के साथ वो एक मतलब कन्फेडरेसी बनाए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो क्या हुआ यहाँ पे, द बैटल, कोर्स ऑफ वार, तो जो बैटल हुआ और कोर्स ऑफ वार क्या था, इन अक्टूबर 1764 में इन ए फाइनल अटेम्प्ट टू आउट्स द ब्रिटिश फ्रॉम बंगाल, मतलब ब्रिटिशर्स को बंगाल से हटाने के लिए 1764 में एक कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम का आर्मी प्लस नवाब ऑफ अवध के आर्मी और शाह आलम सेकंड के आर्मी सब टुगेदर होके आए। तो आने के बाद देखो वहाँ पे क्या था, प्लासी में जो था, प्लासी के युद्ध में इनके बहुत सारा आर्मी रहने के बावजूद भी वो हार गए, क्योंकि वहाँ पे कंस्पिरेसी हो गया था, मतलब उनके बीच में एक षड्यंत्र हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये तीनों मिलके फिर भी जाने के बाद, क्योंकि उनके बहुत सारे 53,000 ऑलरेडी, और भी बहुत सारा मंगवा लिए भी वो लोग, उनके आर्मी ट्रूप्स बहुत सारे बढ़ गए भी। तो ये लोग क्या किए ना, इनके साथ जब फिर से फाइटिंग जब हुआ, इनके तीनों के आर्मी रहने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ओन द बैटल हुआ, वो लोग ही जीत गए, बैटल ऑफ बक्सर को जीत गए। द आर्मीज ऑफ नवाब एंड मुगल एम्पोरर वर decisively defeated by the British forces under मेजर हेक्टर मुंद्रो एट बक्सर। बक्सर में फिर क्या होना, हेक्टर मुंद्रो के द्वारा जो भी परिचालित हो रहे थे जो भी सैनिक ट्रूप्स, तो वो लोग हरा दिए, किसे, नवाब को, मुगल एम्परर को, दोनों नवाब्स को, ठीक है। तो रिजल्ट क्या था, द डिसिसिव बैटल कन्फर्म्ड ब्रिटिश पावर ओवर बंगाल एंड मार्क द एंड ऑफ अटेम्प्ट टू रूल बंगाल थ्रू ए पपेट नवाब। तो वो लोग क्या किया ना, तो उनको पता चल गया कि और पपेट नवाब से शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों, मीर जाफर को बिठाए, मीर जाफर इनकैपेबल हो गया, वो भी फिर भी तो जो भी हो अच्छा था, लेकिन हमारे अगेंस्ट में फाइटिंग नहीं किया था, मीर कासिम को बिठाए, ये भी हुआ, तो हम लोग का नवाब कोई से पपेट के द्वारा हम लोग शासन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट रूल करेंगे, ठीक है। द बैटल रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो 1764 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो इलाहाबाद ट्रीटी हुआ है, और क्या हुआ है, और क्या है यहाँ पे दीवानी पावर हाथ में। 1765 इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर 3 इवेंट्स, इलाहाबाद ट्रीटी वाज साइंड, और एक क्या हुआ था ना, ट्रांसफर ऑफ दीवानी पावर, बंगाल बिहार उड़ीसा का जो दीवानी पावर भी ब्रिटिशर्स के हाथ को गया था, और डुअल गवर्नमेंट यहीं से इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। द बैटल रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 इन विच मुगल एम्परर सरेंडर सॉवरेंटी ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश। पूरा जितना सारा सॉवरेंटी पावर था सब ब्रिटिशर्स के हाथ को चला गया। रॉबर्ट क्लाइव, द विक्टर ऑफ द प्लासी, बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था ना, रॉबर्ट क्लाइव। मैं एक वीडियो में मैं आपको बताई हूँ, जो कि 1857 का महान क्रांति, तो उसमें मैं 3 क्वेश्चन पूछी हूँ कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आप इसमें भी मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, आप जब जानते होगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और फर्स्ट गवर्नर भी याद रख लीजिए, वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, बैटल ऑफ प्लासी विच वॉज मोर ब्रिटिश कंस्पिरेसी, यहाँ पे कंस्पिरेसी हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में, मैं जो कोई बोली, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में कंस्पिरेसी हुआ था, बट बक्सर में कंस्पिरेसी नहीं था, लेकिन फुल फ्लेश्ड वार था, मतलब बहुत बड़ा फाइटिंग था, फुल फ्लेश्ड वार था। The importance of this battle lay in fact that not only the Nawab of Bengal but also Mughal Emperor of India was defeated by the British। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मतलब नवाब खाली, सिर्फ अवध के नवाब और बंगाल के नवाब खाली हारे नहीं थे, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मुगल एम्परर हार गए थे, ठीक है, मुगल एम्परर हार गए थे।
द विक्ट्री बेयर द ब्रिटिश ए ग्रेट पावर इन नॉर्दर्न इंडिया ऑन कंटेंडर्स ऑफ द सुप्रीमासी ओवर द कंट्री। पूरा सारे कंट्री में इनका पावर डेवलप्ड हो गया, किसका, ब्रिटिशर्स का। उसके बाद हुआ पोस्ट वार में क्या हुआ, आफ्टर द बैटल मीर जाफर वॉज री इंस्टेड। मतलब फिर क्या हुआ था ना, आफ्टर मीर कासिम का जब उनको उठाने के बाद, तो यहाँ पे क्या है ना, मीर जाफर को फिर से बनाया गया था, क्या, नवाब बनाया था बंगाल का। ही अग्रीड टू हार्ड हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर। तो मीर जाफर बोला कि ठीक है, मैं अब राजा बनूंगा, तो मिदनापुर, बुरदुआ, चित्तागांव टू द ब्रिटिश द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी। उनका आर्मी का मेंटेनेंस के लिए बुरदुआ, मिदनापुर, चित्तागांव सब दे दिया, कौन, मीर जाफर। द ब्रिटिश वेयर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल एक्सेप्ट फॉर द ड्यूटी ऑफ 2% ऑन सल्ट। ओनली 2% सल्ट में वो लोग सिर्फ टैक्स देंगे और सारा चीज फ्री में करेंगे, वो लोग सारा ट्रेड फ्री में करेंगे। तो कौन मरा, ही डाइड इन 1765 में एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज सॉन निजामुद्दौला। उसके बाद मीर जाफर के बाद उनका और भी एक सॉन था, तो उसके द्वारा सक्सेसर, उसके और एक सॉन के द्वारा वो सक्सीडेड हुआ, मतलब वो पावर को आया। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ये सब पूरा जीरो है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हो गया है, बैटल ऑफ प्लासी हो गया है, पूरा पावर उनके हाथ को चला गया है, दीवानी पावर ऑलरेडी ग्रांटेड टू द ब्रिटिशर्स। लेकिन निजामुद्दौला बैठने से भी क्या होगा, लेकिन बस जस्ट ए पपेटर, क्या। निजामुद्दौला साइंड ए ट्रीटी विद द कंपनी एंड बिकेम ए टाइटल पेंशनर। तो और एक ट्रीटी हुआ, वो ट्रीटी को साइन करके तो क्या कहना, एक पेंशनर बन गए, मतलब ये चुप मार के घर में बैठेंगे और ब्रिटिशर्स कुछ पेंशन देंगे इनको, बस इतना ही लाइफ है। 53 लाख ऑफ रुपीज़ पर ईयर, हर मतलब पूरा 1 ईयर में 53 लाख उनको मिलेगा। लेकिन जितने सारे सक्सेसर उनके आएंगे वो सब में रिड्यूस होते होते जाएगा, ठीक है। तो इन 1772 में, ये इंपॉर्टेंट है, तो कब पेंशन सिस्टम को उठा दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश कंप्लीटली एंडेड द पेंशन एंड टूक ओवर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ बंगाल। पूरा पेंशन सिस्टम को हटाकर पूरा 1773 में बंगाल का पावर को पूरा अपने हाथ में लेके चले गए। मतलब बैटल ऑफ जितना सारा प्लासी और बक्सर होने के बावजूद भी कुछ कुछ लोग थे, मतलब उनको, क्योंकि उनको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था, इनडायरेक्टली, मतलब वो लोग अपॉइंटेड रहेंगे लेकिन इनका काम करेंगे, ब्रिटिशर्स का काम करेंगे। लेकिन 1772 के बाद से वो लोग और पेंशन सिस्टम में नहीं रखे, पूरा पावर को अपने हाथ को ले गए। तो यहीं पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद हम लोग पढ़ते हैं हमेशा 1765 में, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सिर्फ एक ट्रीटी नहीं हुआ है, वहाँ पे 2 ट्रीटी हुआ है, ठीक है, 2 ट्रीटी हुआ है। तो फर्स्ट ट्रीटी किसके साथ हुआ है, सेकेंड ट्रीटी किसके साथ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। तो 1765 में 2 ट्रीटीज वेयर कंडक्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एट इलाहाबाद। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद में हुआ, किसके साथ ना, विथ नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कहाँ के थे, जो कि अवध के थे, और एम्परर शाह आलम सेकंड, क्योंकि ये बाहर से थे। मतलब शाह आलम फाइटिंग किसके साथ था, मीर कासिम जो कि बंगाल के थे, लेकिन ये दोनों उनको सपोर्ट किए थे, शाह आलम से के सपोर्ट किए थे और शुजाउद्दौला ऑफ अवध वो भी सपोर्ट किए थे, तो उनके दोनों के साथ ही इलाहाबाद ट्रीटी हुआ। तो जो फर्स्ट ट्रीटी हुआ था अवध के नवाब के साथ, तो वो ट्रीटी का रूल सब क्या था, इसको याद रखना है। इलाहाबाद एंड कारा वेयर सरेंडर बाय द नवाब टू द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। तो ब्रिटिशर्स बोले जो कारा है, इलाहाबाद और कारा जो है, उसको नवाब ऑफ बंगाल को सरेंडर किया जाए, तुम्हारे अवध के पास नहीं रहेगा। ए सॉम ऑफ 50 लाख वॉज पेड टू द कंपनी, मतलब 50 लाख रुपीज़ कंपनी को दिया जाएगा वार इंडिमनिटी। मतलब ये जो वार जो हुआ है, जितना खेती हुआ है ब्रिटिशर्स का, उसको भरपूर कौन करेगा, कौन करेगा, मतलब ये अवध वाला राजा करेगा, ठीक है, अवध का नवाब करेगा। तो बलवंत सिंह एंड जमींदार ऑफ बनारस वॉज गिवन फुल पोजीशन ऑफ द स्टेट। छोड़ो इनको, छोड़ो इसको, अभी ये नहीं। तो फिर यहाँ पे देखते हैं अंडर सेकेंड ट्रीटी विद शाह आलम सेकेंड। तो शाह आलम सेकेंड, अंडर द सेकेंड ट्रीटी शाह आलम सेकेंड के साथ क्या हुआ ना, द एम्परर वाज आस्क्ड टू रिसाइड एट इलाहाबाद। वो सिर्फ इलाहाबाद में रहेगा, वहाँ से कारा और इलाहाबाद ले लेंगे ना, इसका अवध से लेके शाह आलम सेकेंड को दिया जाएगा, क्योंकि उनका इरादा क्या है ना, एम्परर को सिर्फ इलाहाबाद में रखेंगे अंडर द कंपनी का प्रोटेक्शन में, मतलब वो कुछ नहीं करेंगे, वो यहीं पे सिर्फ प्रोटेक्शन में रहेंगे। द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वेर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लेगा, दीवानी पावर ले लेगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ले लेगा। एनुअल पेमेंट सिर्फ कितना देगा, 26 लाख ओनली एनुअल पेमेंट देगा, मतलब एक साल में पेमेंट सिर्फ 26 लाख देगा, किसको, मुगल एम्परर को देगा। तो फिर क्या होगा, ए अमाउंट ऑफ 53 लाख
टू बी गिवन बाय द मुगल एम्पर टू द कंपनी इन रिटर्न टू निजामत फंक्शन। मतलब ये जो मिलिट्री डिफेंस पॉलिसी पुलिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मुगल एम्पर उल्टा देगा 53 लाख। किसको देगा? इनका मिलिट्री डिफेंस पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, ठीक है, इनका निजामत फंक्शन के लिए मुगल एम्पर टू बी गिवन बाय द मुगल एम्पर, ठीक है। द मेजर डिफरेंस इन द सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे हमारा एंड होने जा रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि कितना सारा डिफरेंस क्या क्या था। मतलब द मेजर डिफरेंस इन द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्नाटिक वार्स, जो मैं आपको बोली थी कि ब्रिटिशर्स का पहला वार होता है, मतलब इंडिया के सॉइल में, इंडिया के मिट्टी में एक सबसे बड़ा युद्ध उनका था, पहला युद्ध था कर्नाटिक वार। उसका देन फिर भारतीय लोग के साथ वो लोग फाइटिंग करेंगे, लेकिन पहला युद्ध उनका कर्नाटिक वार्स था। लेकिन किसके साथ था? वो यूरोपियंस के साथ ही था। मतलब वो अपना पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए दे फॉट अगेंस्ट द फ्रेंच टू गेट देयर प्रायोरिटी इन इंडिया। तो उनका अपना खुद का प्रायोरिटी पाने के लिए वो लोग यहाँ पे फाइटिंग किए अगेंस्ट द फ्रेंच। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार। उनका टाइम पीरियड बोला गया है 1740 से 48, 1749 से 53 एंड 1780 58 से 63। तो ये क्या हुआ? तो ये फाइटिंग हुआ, इसको एंग्लो फ्रेंच वार भी बोला जाता है। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। द कर्नाटिक वार्स जो था, तो क्या है इनका डिफरेंस सब क्या है इसमें? तो पहला जब कर्नाटिक वार हुआ तो ब्रिटिशर्स का, फिर सेकेंड वार क्या है? बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उसका थर्ड वार क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सार हुआ। और यहीं से वो लोग उनका पावर को स्ट्रेंथन करने लगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद वो मैसूर के साथ फाइटिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बंगाल के साथ वो फाइटिंग किए। फिर उसके बाद देन वो लोग मैसूर के साथ फाइटिंग करेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार यहाँ पे फाइटिंग करेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। कितना सारा फाइटिंग करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लड़ेंगे वो लोग मराठा के साथ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा, थर्ड एंग्लो मराठा वार। फिर पंजाब के साथ लड़ेंगे। पंजाब में जो रंजीत सिंह थे, जो भी उनके साथ फाइटिंग होगा। फिर फर्स्ट पंजाब वार, सेकेंड पंजाब वार, वहाँ पे सिख वार उसको बोला जाता है। पंजाब सिखों का मतलब प्लेस है, सिखों का जन्म स्थान है। तो वहाँ पे उसमें फर्स्ट सिख वार, सेकेंड सिख वार होगा। तो फिर यहाँ पे अवध एक है, वो अवध को भी वो लोग ले लेंगे 1856 में। वो पूरा अपने एम्पायर के साथ मिला लेंगे। उसके बाद 1857 में ये सब चीज़ को देखते 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 इंडियंस बहुत सारा गुस्सा होकर, तो वो लोग धीरे धीरे उनको समझ आएगा, क्योंकि नेशनलिटी नहीं था है ना उनके बीच में। तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग फाइटिंग करेंगे 1858 का फाइटिंग करेंगे, जो कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो ऑलरेडी बन चुका है 1858 के ऊपर। तो जब देखना चाहते हो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो, ठीक है, लिंक के जरिए से यूट्यूब में देख सकते हो। तो उसके बाद इतना सारा होने के बाद, सारा जगह को पूरा अपने एम्पायर में मिला लेने के बाद, जो अवध जो लास्ट होगा 1856 में जब मिलाएंगे, तो तब उनके बीच में थोड़ा सा सिपोही जो कि डायरेक्टली इंक्लाइंड रहते थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो उनको पता चलेगा कि ये लोग हमको लूट रहे हैं। तो तब जाके वो लोग फाइटिंग करेंगे। एक होगा महान विद्रोह 1858। यहीं पे कंपनी का रूल एंड हो जाएगा। और फिर क्या होगा ना, कंपनी का रूल एंड होने के बाद यहीं से जो ये तो प्राइवेट कंपनी ओनली था ना, तो ये शासन क्या करेगा, तो यहाँ पे आके ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद आके शासन करेगा 1858 से लेकर 1947 तक। तो ये बहुत पूरा पूरा होल हिस्ट्री है। तो इसको जानने के पहले हम लोग बस इसका डिफरेंस थोड़ा देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, कौन सा क्या है। तो ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ ब्रिटिशर्स का, और प्लासी हुआ, और बैटल ऑफ बक्सार हुआ। तो कर्नाटिक वार जो था वो सुप्रीमासी किया ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में जो ट्रेड करने के लिए जो दोनों के बीच में जो दरार क्रिएट हुआ, फ्रेंच के बीच में और इंग्लिश के बीच में, तो ये इनके साथ जो फाइटिंग करने के बाद बस इनका सिर्फ क्या हुआ ना, ट्रेड में पावर बढ़ गया। ओनली ट्रेड में, मतलब कर्नाटिक वार के जरिए से उनका सिर्फ ट्रेड में सुप्रीमासी आ गया, मतलब उनको पावर आ गया। उसका प्लासी क्या किया ना, बैटल ऑफ प्लासी क्या किया, लेड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन, पहले जैसे कि एक मतलब घर बनता है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो ब्रिटिशर्स का जो फाउंडेशन बना था, तो फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी से। और बैटल ऑफ बक्सार किसे बोलते हैं, तो ये क्या किया था ना, बैटल ऑफ बक्सार एस्टैब्लिश द ब्रिटिश आज मास्टर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का पूरा मास्टर बना दिया। यहाँ पे फाउंडेशन बना था, यहाँ पे पूरा मास्टर बना दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। एंड मेड देम ग्रेट पावर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का पूरा ग्रेट पावर बन गए वो लोग, एंड कंटेंडर्स फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द होल कंट्री। पूरा सारे कंट्री को उसके बाद ऑक्यूपाई करेंगे, जो मैं आपको बताई यहाँ पे। तो अभी अभी इनका काम कहाँ पे चला, वो लोग पहले कर्नाटक के साथ फाइटिंग किए, फ्रेंच के साथ फाइटिंग किए। उसके बाद ट्रेड में वो लोग
आगे आगे, ठीक है, ट्रेड में आगे आने के बाद फिर क्या किया ना, वो इंडियन लोग के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट किए। तो पहला फाइटिंग यहाँ पे हुआ, बैटल ऑफ, जो कि बंगाल था यहाँ पे, तो बैटल ऑफ बंगाल हुआ, जो कि प्लासी युद्ध हुआ। प्लासी के बाद बक्सर युद्ध हुआ। उसके बाद फिर वो आएंगे आएंगे धीरे धीरे यहाँ पे मैसूर में वार करेंगे टीपू सुल्तान एंड हैदर अली के साथ। वो होगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होगा। उसके बाद फिर यहाँ जब आएंगे इस साइड में क्या है यहाँ पे, ठीक है, बंगाल, यहाँ पे प्लासी, बक्सर, यहाँ पे एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, मैसूर वार, यहाँ पे मराठा, इस साइड में मराठा मिलेंगे उनको। तो मराठा के साथ ऐसे फाइटिंग करेंगे, फिर मराठा का पावर को भी रिड्यूस करके और सारा पावर को अपने हाथ में ले लेंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे पंजाब है जहाँ पे सिखों का राज है, तो सिखों के साथ फाइटिंग करेंगे। दो सिखों वार होगा, सिख वार होगा 1843 के पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, वो लोग फर्स्ट सिख वार, सेकेंड सिख वार युद्ध करेंगे। उसके बाद सारा भारत उनके हाथ में आ गया। तो देन वो लोग फिर क्या करेंगे, लास्ट में जो यहाँ पे अवध होगा, तो अवध को वो लोग बोलेंगे कि जितना सारा रूल्स रेगुलेशन के द्वारा, सब्सिडियरी अलायंस हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन के द्वारा सारा इंडिया को अपने हाथ में कैप्चर कर लेने के बाद, तो ये जो रहेगा तो इसमें कुछ भी उनको मिलेगा नहीं। मतलब वो लोग इसको ऑक्युपाई करने का उनके पास रास्ता कुछ नहीं होगा। लेकिन झूठ में वो बोलेंगे कि यहाँ का जो शासक है वो इसको ठीक से चला नहीं पा रहा है, तो मिस एडमिनिस्ट्रेशन बोलकर तो इसको भी अपने हाथ में ले लेंगे। इसको ले लेने के बाद उसके बाद फाइटिंग होगा 1858 में, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज कॉल्ड सिपोही म्यूटिनी। तो जब आप चाहते हो इस वीडियो को, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख सकते हो। तो दिस वेर total video. So if this video is benefited to you and it is benefiting for your examination, so kindly subscribe my channel and like and share and comment the channel. Okay, thank you.